हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जहाँ से हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ठीक, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे एपिसोड्स हैं, एक ही रात में सारे एपिसोड आप देख डालो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने कर रखी है। ठीक, सभी टॉपिक को लेकर बहुत ही अच्छे से हमने समझा है, और मैं स्टार्टिंग में आपको नोट्स भी बनवाया था। ठीक, एंड धीरे धीरे हम क्या किए थे कि एज ए नोट्स मैं आपको बता रहा था। ठीक, और आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक, जितना भी कुछ बता दे रहे हैं ना, इसका आप लोग पढ़िएगा, पढ़ के रिवाइज करके आए, तभी चीज़ें आगे समझ में आएगी। ठीक, अब देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें थी, है ना, बहुत चीज़ें हैं, डिफरेंट है, अलग अलग टाइप की इसमें वैरायटी है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, तो अभी मैंने सॉल्ट तो पढ़ा ही नहीं है। सॉल्ट अभी कहाँ पढ़ा है हमने, लवण के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अभी तो हम केवल एसिड और बेस ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं ज़रा एक चीज़ आपको बताता हूँ। अभी तक हमने बस सिंपल से कुछ चीज़ें देखी कि एसिड या फिर बेस की रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये समझा कि सर किस तरीके से हम किसी एसिड और बेस की पहचान कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने सर इंडिकेटर यूज़ किया, है ना। अब जैसे कि आपने देखा कि नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर हमने यूज़ किया, फिर अपने जो अपना मेथिल ऑरेंज था, फिनाफ्थलीन था। ठीक, यानी कि अभी तक जो भी बातें थी वो एसिड और बेस को लेकर ही घूम रही थी। ठीक, एंड इस बात पे अभी तक हमने जोर नहीं दिया कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक एसिड है ना। इन सभी चीज़ों पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। चलिए, फिलहाल अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उससे सर हमने ये बातें सीख ली है। देखिए, आज का लेक्चर प्योरली कहानी वाला है, प्योरली थ्योरी वाला है। ठीक, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, लेकिन 10th के सिलेबस में ना न्यूमेरिकल इतने नहीं होते हैं ना। एनसीईआरटी में भी आपको न्यूमेरिकल इतने मिलेंगे नहीं, इतने क्या न्यूमेरिकल है नहीं, ना के बराबर है। ठीक, तो एक्चुअल में इससे पहले की दुनिया जब चलती थी 4-5 साल पहले, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आया करते थे इस वाले टॉपिक को लेकर, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस चीज़ें हैं नहीं अभी अपने 10th के लेवल पे। हमें बस एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेना है, एक एंट्री लेवल का ज्ञान लेना है। ठीक है, और आज भी बिल्कुल कहानी है, थ्योरी है, उसके बारे में हमें जानना है। तो इससे पहले जितना भी कुछ हमने पढ़ा, तो हमने सर ये सीखा था कि जो भी पदार्थ थे अगर वो जलीय विलयन में जाते हैं और H+ आयन देते हैं, तो सर हम उन्हें एसिड बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक सर क्लियर है। और सर आपने ये बताया कि अगर जलीय विलयन में जाकर अपना पदार्थ OH- आयन देता है, तो उससे हम सर बेस बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब की बार पिछली क्लास तक शायद हमने ये भी पढ़ लिया था कि सभी जो क्षारक होते हैं ना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो क्षारक जल में घुलनशील थे उन्हें हम क्षार बोल रहे थे। यानी कि हम सर बेस को एल्केली बोल सकते हैं। एल्केली का मतलब क्षार, बेस का मतलब क्षारक। तो अभी हम क्षार बोल के काम चला सकते हैं, यानी कि एल्केली बोल सकते हैं हम क्षारक को। ठीक, इतना कुछ सर हमने सीख लिया था। और सर आपने ये भी बात बताई थी कि H+ आयन एक्वस को ना हम H3O+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर लेक्चर नहीं देखा तो पिछले आप देख लेना, हमने ये सारी बातें पढ़ रखी है, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। ठीक, यानी कि सर H+ आयन एक्वस को हम H3O+ लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। आप H+ आयन बोलो या फिर H3O+ बोलो। ठीक, ये सब हमने सीख रखा है ना। यानी कि जो एसिड होते हैं सर वो H+ आयन देते हैं। इट मीन्स अगर जितना ज़्यादा H+ आयन होगा, यानी कि वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब ये है। ठीक, यानी कि ये पूरी कहानी सर विलयन को लेकर है, सॉल्यूशन को लेकर है। हम सॉल्यूशन लेकर आए, और सर ये अपना सॉल्यूशन था एक कॉन्सेंट्रेट एसिड, यानी कि एक सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल का मतलब हमने पढ़ रखा है कि इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। ठीक, तो अगर सर एसिड ज़्यादा है ना, इसका मतलब कि इसमें जो H+ आयन्स है, इस H+ आयन का नंबर भी ज़्यादा होगा। इस H+ आयन का सर नंबर ज़्यादा होगा, इसकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है सर सांद्रता। क्या नाम है सर? सांद्रता। इंग्लिश में बोले तो कंसंट्रेशन। ठीक, तो हम ये बोलते हैं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है। H+ आयन की सांद्रता बोलने का मतलब क्या है कि H+ आयन के कितने नंबर्स हैं, यानी कि H+ आयन की कितनी संख्या है। ठीक, तो हम ये केमिस्ट्री में टर्म यूज़ करते हैं कि अगर सर H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि सर प्रबल होगा। ठीक, तो यहाँ तक सर क्लियर हुआ कि सांद्रता का मतलब नंबर से H+ आयन का नंबर कितना ज़्यादा है।
ठीक। अब मेरे पास दो एसिड थे, ठीक। मैंने बोला कि सर इस वाले एसिड में ना H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है और इसमें H+ आयन की सांद्रता कम है। इसका मतलब कि जिस विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रबल अम्ल है, जिसमें कम है वो दुर्बल अम्ल है, ठीक। सेम यही बात चलती है अपने बेस के साथ। बेस का तो सर मुझे पता है कि आपने बताया था कि अगर OH- आयन विलयन में मिलता है, जलीय विलयन में, तो हम बोलते हैं कि सर वो अपना बेस है। तो अब की बार OH- आयन की सांद्रता हो जाएगी। सांद्रता बोलने का मतलब OH- आयन के कितने नंबर्स हैं, इसकी कितनी संख्या है, क्योंकि ये माइनस आयन है ना, एक पार्टिकल है, इसके नंबर्स होते हैं ना, कितने नंबर्स में हैं, ठीक, ये चीज़। तो अगर मैं सर ऐसे बोलूँ कि OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो अपना जो विलयन है वो ज़्यादा बेसिक होगा, वो ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। तो हम दो सर क्षार लेकर आते हैं, एक में OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा है, इस सांद्रता को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। और दूसरा विलयन जिसमें OH- आयन की सांद्रता कम है, तो जिसमें सांद्रता ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो प्रबल क्षार होगा इसके कंपेरिजन में, जो कि अपना दुर्बल क्षार है, ठीक। तो सर जितने भी कुछ आपने अभी कहानी सुनाई, इससे मुझे ये पता चला कि आपने एक नए टर्म के बारे में आज जानकारी दी जिसका नाम है सांद्रता, इंग्लिश में बोले तो कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि आज से हम इस सांद्रता के बारे में बात करेंगे। अगर हमें ये पता करना हो, अब देखिए, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है स्ट्रॉन्ग वीक वाले की। हमें अब इस बात का पता लगाना है कि जो अपना एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, जो अपना क्षार है, बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए सर मुझे ये बताना पड़ेगा कि H+ आयन की सांद्रता कितनी है या फिर OH- आयन की सांद्रता कितनी है, क्योंकि अगर H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कम होगा तो वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, ये वाली बातें, ठीक। चलिए सर यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक। अब देखिए ये पूरी कहानी है, इस कहानी को थोड़ा समझें। हम कहानी को थोड़ा सा, मैं है ना, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप के बनाता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा सा है ना जोश के साथ, तो कहानी समझनी है। तो एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, वो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ना इस एसिड और बेस के प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक को लेकर बातें कर रहे थे। यानी कि वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सर ये स्ट्रॉन्ग है और कितना स्ट्रॉन्ग है ना। वीक है तो कैसे पता करेंगे कि वो वीक है, बेस अगर वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो इस बात का कैसे पता लगाएंगे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जो अपना H+ आयन की सांद्रता है इसको 10 की पावर के फॉर्म में लिखा, 10 की पावर के फॉर्म में, है ना, 10 की घात के रूप में, ठीक। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक। हम क्या करते हैं, H+ आयन की सांद्रता या फिर OH- आयन की सांद्रता, इसको हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। किसमें सर, 10 की घात के रूप में, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ से उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को बताया, एक नए कॉन्सेप्ट का इजाद किया, एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या बोला सर, पावर ऑफ H+ आयन की सांद्रता, जिसे हम बोलते हैं pH। क्या बोलते हैं, pH, ठीक। तो यहाँ से एक नया टर्म हमने सीखा pH, ठीक, स्मॉल p कैपिटल H, इस पे भी हम आते हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ कि सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक वैल्यू को डिफाइन कर दिया, है ना। उन्होंने क्या किया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जैसे कि मान लीजिए एक प्रबल अम्ल है, तो इस प्रबल अम्ल के संगत pH कुछ वैल्यू आती है, उसको उन्होंने pH वैल्यू दे दिया। अगर वीक अम्ल है तो उसके संगत एक वैल्यू आई जिसे उन्होंने, है ना, pH वैल्यू दे दिया, ठीक। यानी कि सोरेनसन ने एक स्केल बनाई। स्केल का मतलब क्या होता है, एक नंबर्स का रेंज बनाया, है ना, 0 से लेकर 14 तक का, 0 से लेकर 14 तक का, ठीक। तो अब जो 0 से लेकर स्टार्टिंग होती है ना, 7 तक, और 7 से लेकर 14 तक, इन सभी नंबर को हम बोलते हैं pH वैल्यू। क्या बोलते हैं सर, pH मान, ठीक। अब इस स्केल पे क्या है कि 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स हैं, ठीक, और इन्हें हम बोलते हैं सर pH मान। अब हम pH के मान से इस बात का पता लगाते हैं कि जो अपना एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, जो अपना बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ठीक। क्योंकि एसिड, हर एसिड के कोरिस्पॉन्डिंग, हर एसिड के संगत एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को हम इस pH स्केल से मैच कराते हैं कि ये 0 से 15 के बीच में कहाँ पर लाई करती है, मतलब कहाँ पर 0 से 15 के बीच में वो मिल रही है, ठीक। तो सर pH की वैल्यू से हम इस बात का पता लगाते हैं कि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है,
कोई बेस है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक, चलिए अभी एक लंबी कहानी है, इसको धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आपको भी और समझ में आएगा। फिलहाल इतना आपको समझ में आया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक और नई बातों से, है ना। यानी कि जो आज की हेडिंग थी वो थी अम्ल और क्षारक की प्रबलता को लेकर, है ना, कि किस तरीके से हम पता लगा पाएंगे कि कोई अम्ल है जो एसिड और बेस है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ का हम कैसे पता लगा पाएंगे। ठीक, तो इसको सर हम पीएच की वैल्यू से पता लगाते हैं, है ना। अब देखिए, तो एक्चुअल में हमने जो अभी तक सीखा उसको मैं अभी समझा रहा हूँ। तो मैंने एक आपको नया टर्म दिया जिसे हम बोलते हैं सर H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक, इस ब्रैकेट का मतलब सर क्या होता है, सांद्रता। अब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 11th 12th के लिए भी वहाँ पर भी आता है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता। क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, है ना, H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक, तो इस बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब सांद्रता से वही मतलब कि H+ आयन के कितने नंबर्स हैं विलियन में। ठीक, ऐसे ही एक नया टर्म सर मैंने आपको बताया OH- आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता, है ना। तो सर ये अपना हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ी सी लंबी कहानी है ना, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक, ये चीज़। अब देखिए, अब जो अपना, अब यहाँ से 3 वर्ड आता है, एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय, एक होता है उदासीन। क्या वर्ड होता है सर, उदासीन। उदासीन का मतलब वो है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे कंपाउंड, है ना, जो कि ना कि अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ना ही क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन, है ना। जैसे कि वाटर, वाटर यानी प्योर जल। एक्चुअल में हम प्योर जल नहीं पीते हैं, वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीने वाला जल अलग होता है और एक प्योर जल होता है। तो जो प्योर जल है वो उदासीन है। प्योर जल क्या है सर, उदासीन है, यानी कि वो ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। ठीक, अगर अम्ल होगा तो उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, अगर क्षार होगा तो सर OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। ठीक, और आपने सर बोला कि वाटर जो है उदासीन है, इसका मतलब कि वाटर में जो H+ आयन कंसंट्रेशन है और जो OH- आयन कंसंट्रेशन है, इनके नंबर्स बराबर है, इनके नंबर्स बराबर है, तभी ये उदासीन है। ठीक, ये चीज़। तो हमने एक यहाँ से टर्म सीखा कि जो जल है ना, जल बेसिकली उदासीन होता है सर, उदासीन होता है ना। इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इट मीन्स कि जो अपना H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है और जो अपना OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर है, वो बराबर है ना। क्योंकि अभी अभी आपने बताया अगर अम्लीय होगा तो H+ आयन का सांद्रता OH- आयन से ज़्यादा होता है, अगर क्षारीय होता है तो OH- आयन की सांद्रता H+ से ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन जो जल है, जल उदासीन है। इट मीन्स H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन ये इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये सारे जो काम है, मतलब कि ये जो सिचुएशन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक, फिलहाल इससे अभी हमें इतना मतलब नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में जाकर हम इस चीज़ों पे थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। ठीक, अच्छा, एक नया टर्म मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो वाटर होता है ना, H2O, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से ब्रेक होता है, यानी कि दोनों फॉर्म में चलता है, H+ आयन के फॉर्म में और ये OH- आयन के रूप में, है ना। और इधर से ये भी बन सकता है। ठीक, ये तो वाटर के लिए, जल के लिए क्या होता है सर, H+ आयन कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई OH- आयन कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लाई है ये एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं 10⁻⁻14, है ना। यानी कि H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता, इसका जो मल्टीप्लाई है वो 10⁻⁻14 होता है। क्या होता है सर, 10⁻⁻14। ठीक, ये इसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, यानी कि आयनिक जल का
गुणनफल, है ना, आयनिक जल गुणनफल, है ना। हालांकि ये वर्ड 10th में यूज नहीं होता है, बस आप अब इतना जानो। यानी कि सर आपने ये बताया कि H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रता, इसका जो गुणनफल है, जिसको इसका मल्टीप्लिकेशन है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम बोले 10⁻⁻14। क्या बोल रहे हैं सर? 10⁻⁻14। ठीक, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ना वो 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7। और सर ये क्या है? 10⁻⁻7, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 10⁻⁻14। ठीक है, ये चीज़। चलिए अब एक बात आप बताइए ज़रा, अगर ये तो उदासीन के लिए हो गया, है ना, ये क्या है सर? ये उदासीन का कंडीशन है, न्यूट्रल। अम्लीय अगर हो मेरे पास विलयन, कैसा हो सर? अम्लीय हो, है ना, यानी कि एसिडिक हो, एसिडिक हो। तो अगर अम्लीय है तो अम्ल में तो आपको पता है ना कि H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। अब देखिए, अगर कोई विलयन है जो अम्लीय है ना, अम्ल की वजह से H+ आयन आता है, और अगर वो उसके अंदर पानी है तो पानी की वजह से OH- आयन है ना। यानी कि अगर अम्ल है तो उसमें H+ आयन भी है और OH- आयन भी है, लेकिन H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है अम्ल की वजह से, क्योंकि अम्ल H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक जानकारी सर, क्या जानकारी? कि अगर अम्ल है ना तो वहाँ पर H+ आयन की सर सांद्रता ज़्यादा हुआ करती है, किससे? OH- आयन की सांद्रता से। किससे सर? OH- आयन की सांद्रता से। ठीक, अगर ऐसा हो गया इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो अम्लीय है। अगर वो क्षारीय हुआ तो, अगर वो क्षारीय हुआ यानी कि बेसिक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सर? एल्केलाइन, है ना, एल्केलाइन, यानी कि हम क्षारक कोई क्षार बोलते हैं। ठीक, तो अगर क्षारीय हुआ, क्षार का मतलब अब की बार OH- आयन, OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, है ना, किससे सर? H+ आयन की सांद्रता से। तब हम सर क्या बोलेंगे कि अपना ये क्षार है। ठीक, ये अब ये जो H+ आयन की सांद्रता या फिर OH- आयन की सांद्रता जो होती है, ठीक है, ये 10 की पावर के रूप में दी जाती है ना, जो कि एक क्वेश्चन होता है ना, 10 की घात के रूप में। ठीक, अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक नया टर्म दे रहा हूँ जिसे मैं बोलता हूँ pH। क्या बोलते हैं हम? pH। ठीक, pH में जो P है, pH में जो P है, इसे हम, P का मतलब क्या है? P एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है पोटेंज। क्या नाम है सर? पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पावर। क्या होता है सर? पावर, पावर, है ना। तो पावर, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, P का मतलब, पोटेंज का मीन्स क्या होता है? पावर। ठीक, अच्छा, H का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, है ना, यानी कि H+ आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बस आप सुनते जाओ, थोड़ी सी लंबी कहानी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, है ना, यानी कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक, तो ऐसे लिखते हैं हम pH, स्मॉल p कैपिटल H, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो मैंने क्या किया, जो भी H+ आयन थे या फिर जो OH- आयन थे, इसको हम 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर वहाँ से मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिलती है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है ना, यानी कि pH जो है वो एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, है ना, पॉइंट के फॉर्म में हो सकती है ऐसे। ठीक, इस वैल्यू से पता लगाते हैं। अब इस वैल्यू को देखकर हम पता लगाते हैं कि सर जो अपना विलयन है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। ठीक, कैसे? अब देखते हैं। अब एक्चुअल में जो ये pH की वैल्यू है ना, वो 0 से 14 के बीच में लाई करती है, यानी कि अपना जैसे मान लिया ये एक pH स्केल है, तो यहाँ पर 0 है, ये सर 7 है। ठीक, एंड ये जो अपना पॉइंट है वो सर अपना 14 है। क्या है सर? 14 है। तो अगर बेसिकली pH की वैल्यू जो है वो हम मैथमेटिकल टर्म से, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालेंगे। अगर pH की वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है, 0 से 7 के बीच में, तो वो जो सॉल्यूशन होगा ना वो सर एसिडिक होता है। 0 से 7 के बीच में अगर आया तो जो अपना विलयन है ना वो अम्लीय होगा। वो विलयन कैसा होगा सर? अम्लीय। ठीक, ये चीज़ है, आप बस सुनते जाएं। अम्लीय। अगर pH का मान 7 आ गया, एग्जैक्ट 7 आ गया, है ना, तब वो उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। और pH का मान 7 से बड़ा, यानी कि ये
तब यहाँ पर विलेन अपना क्षारीय होता है। क्या होता है सर? क्षारीय होता है। ठीक, तो यहाँ से एक हम वैल्यू लिखते हैं कि जो pH की वैल्यू है ना, 0 से लेकर 6.9 तक अगर है तो विलयन अम्लीय है। अगर pH की वैल्यू एग्जैक्ट 7 है तो विलयन क्षारीय उदासीन है। अगर pH की वैल्यू 7.1 से लेकर 14 तक है तब विलयन क्या है सर? क्षारीय है। ठीक, तो यहाँ पर सर विलयन अपना एसिडिक है, अम्लीय है। यहाँ पर सर अपना न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। और यहाँ पर सर अपना एल्केलाइन है। एल्केलाइन बोलो या फिर आप बेसिक बोल दो। ठीक, ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, तो pH की वैल्यू से, ये एक pH स्केल, इसको हम स्केल बोल सकते हैं। तो pH के मान से हम पता लगा लेते हैं कि जो अपना विलयन है वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, है ना। और ये सभी वैल्यू ना 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए H+ आयन का कंसंट्रेशन मुझे पता है, तो हम फार्मूला का यूज़ करके, मैं बता रहा हूँ, फार्मूला का यूज़ करके हम pH का मान निकाल लेंगे। अगर pH का मान 0 से 6.9 के बीच में आता है तो सर अपना जो विलयन था वो अम्लीय होगा। एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल होगा, है ना। और शुद्ध जल का pH मान देखिए, अब इसी वजह से ना जो अपने सॉल्यूशन है, जो अपने विलयंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विलयन के लिए ना, विलयन अम्लीय है, क्षारीय कि उदासीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम आगे चल के और केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इस बात का पता लगाना बहुत ही ज़रूरत है कि विलयन का नेचर अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो कैसे पता लगा? pH की वैल्यू देख लो ना कि pH कितना है। यानी कि सर जो हर कुछ जो विलयन है, जो सॉल्यूशन के रूप में, जो लिक्विड के रूप में, अब ये विलयन एज हम लैब में भी देखते हैं, जितने भी सॉल्यूशन अपने 10th 11th 12th की जो लैब होती है वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें ना सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, है ना। यानी कि अब सॉल्यूशन है तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है ना। ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। अब देखिए सॉल्यूशंस तो सर अपने बॉडी के अंदर भी होते हैं, जैसे कि ब्लड भी एक सॉल्यूशन है। और बॉडी के अंदर बहुत सारे जो भी है ना लिक्विड वाले फॉर्म के जो भी सब्सटेंस हैं वो भी सॉल्यूशन है। तो उन सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू डिफाइंड होगी, यानी कि जो भी चीज़ सॉल्यूशन के फॉर्म में है उसका pH वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, है ना। और ये pH वैल्यू तो सर अब जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है क्योंकि वो भी अम्लीय क्षारीय हो सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से ना pH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने pH के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दी कि सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। अब pH में जो P है ये स्मॉल और H कैपिटल होता है, और P का मतलब पोटेंट जो कि जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, है ना। एंड H का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो पावर के फॉर्म में क्या है। और pH एक वैल्यू मिलेगी जो कि इंटीजर होती है ना, ये पॉइंट के फॉर्म में भी हो सकती है ऐसे। एंड pH की वैल्यू हमेशा 0 से 14 के बीच में ही लाई करती है, 0 से 14 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, ऐसे। तो मैंने ये कुछ वैल्यू आपको बता दी कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो सर इस तरीके से होगा। ठीक, अब क्या इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में क्या है कि pH के कैलकुलेशन पे ना छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चंस अपने 10th क्लास में। ठीक, लेकिन जो हम अपने 10th के एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर हम इन फार्मूलेज जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, इन फार्मूले का यूज़ करके हम pH की वैल्यू को नहीं निकालते हैं। pH को निकालने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, एक सार्वत्रिक क्या है सर, सूचक है, उसका यूज़ करके हम pH की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे ख्याल से आपको pH का थोड़ा सा आइडिया लगा। आप ऐसे ऐसे लिख लेना कि इसका मीनिंग ये होता है, और ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अम्लीय होगा, कम होगा तो, अगर OH- आयन ज़्यादा होगा तो सर क्षारीय होगा। और ये pH के बारे में कुछ बात है, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा एल्केलाइन लिखा हुआ है। ठीक, तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि आपने pH का नाम सुना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और pH की वैल्यू से ही हम पता लगाएंगे कि अपना विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। और एक इन्फॉर्मेशन अभी आपके लिए ये मिल गई कि सर जो शुद्ध जल होता है, यानी कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का pH मान 7 है, यानी कि ये ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। और pH की वैल्यू अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, इस बात का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब जितना भी कुछ जानकारी है उसके आधार पर हम कुछ और नई बातें सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में जो pH की वैल्यू है ना वो सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H+ आयन के कंसंट्रेशन के। ठीक, इसका मतलब क्या है सर, H+ आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना।
pH स्टैंड्स फॉर एसिड, यानी कि जो pH वैल्यू है ये एसिड के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, अम्ल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, है ना। यानी कि pH की वैल्यू को देख के हम अम्ल के बारे में बताते हैं, ठीक, कि स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ठीक, ऐसे ये, हाँ जी। और pH की वैल्यू को देखकर हम क्षार के बारे में भी बता लेंगे, हाँ जी। चलिए, तो H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक, यानी कि H+ आयन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो वो अम्ल स्ट्रॉन्ग होता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H+ आयन कंसंट्रेशन की जो नंबर है वो जितनी ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा होती है कंपेयर करके, तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि सर प्रबल अम्ल होता है ना सर, प्रबल अम्ल होता है ऐसे, ठीक। अभी देखते रहिएगा बस आप, प्रबल अम्ल होता है, ठीक। तो H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि pH की वैल्यू कम आएगी। pH की वैल्यू सर क्या होगी, कम होगी, है ना, यानी कि यहाँ पर लेस वैल्यू होती है इसकी, है ना, वैल्यू। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH की वैल्यू कम होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH की वैल्यू कम होती है। अगर मैं 2 pH की वैल्यू दूं और आपको कंपेयर कराऊं और पूछूं कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप बता दोगे। जैसे कि देखो ऐसे, एक एसिड है ना कोई जिसके लिए pH की वैल्यू 1 है, और एक एसिड जिसके लिए pH की वैल्यू सर 4 है ना। अब जैसे ये होता है सर HCl के लिए, हमें ध्यान नहीं रखना है बताने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सर CH3COOH के लिए, है ना। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए pH की वैल्यू 1 है और एसिटिक एसिड के लिए pH की वैल्यू 4 आती है ना, कैलकुलेट करके। अब आपसे मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सबसे ज़्यादा प्रबल है ना। तो प्रबल अम्ल के लिए pH का मान कम होता है ना, pH का मान कम होता है, यानी कि जो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सर, जो अपना प्रबल अम्ल होगा वो सर pH = 1 वाला होगा, और सर जो दुर्बल अम्ल होगा, जो सर अपना वीक एसिड मतलब सर दुर्बल अम्ल, वो सर pH = 4 वाला होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, क्यों क्लियर है ना। कम अगर वैल्यू है तो ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि अगर कम वैल्यू है तभी उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बात समझी। अब देखिए, अब एक नई बात, दरअसल जो pH की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर है वो OH- आयन कंसंट्रेशन के, ठीक है। इसका मतलब सर क्या है कि जितना ज़्यादा OH- आयन की सांद्रता होगी उतना ही ज़्यादा वो अपना जो क्षार होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ये बात हमें पता है सर, क्या बात पता है कि अगर OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा है ना, 2 कंपेयर करने को आएगा, मैं बता रहा हूँ कंपेयर अगर हम करें तो, अगर ये ज़्यादा है तब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि अपना प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार होने के लिए OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। और इस यहाँ पर हमने ये सीखा कि सर OH के केस में ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती, आपको पता होगा। और यहाँ पर सर ये इन्वर्सली अनुक्रमानुपाती है ना, आपने वर्ड सुना होगा हिंदी में। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ से सर क्या पता चला, पता सर ये चला कि अगर मैं आपको 2 pH की वैल्यू दे दूँ, है ना, जैसे कि सर pH = अपने पास दिया हुआ है सर 10 और एक दिया हुआ है सर pH = 14, ठीक, ऐसे। जैसे ये होता है सर अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए MgOH2, और सर ये pH की वैल्यू है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH। तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, यानी कि सर अपना प्रबल क्षार एंड अपना दुर्बल क्षार। तो सर इस केस में तो अगर pH ज़्यादा होता है तो प्रबल क्षार होता है, यानी कि सर pH = 14 वाला, जो pH 14 है ना, जो pH 14 है, 14 है, ये सर अपना प्रबल क्षार हो जाएगा, और जो pH = 10 वाला है ये सर अपना दुर्बल क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक आपको जानकारी दी, ठीक। तो यहाँ से क्या समझे हम कि जो pH है वो अम्ल के केस में H+ आयन के केस में अपोजिट होता है, और OH- आयन के केस में डायरेक्टली होता है। तो हम pH की वैल्यू को देखकर हम ये पता लगा लेते हैं कि अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ठीक।
अभी सर आपने ये बताया कि जो पीएच स्केल है उसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, है ना, और 0 से लेकर 7 तक के जो बीच के नंबर्स हैं ये बताते हैं कि एसिड है। यानी कि अगर पीएच का मान 7 से कम है तभी वो एसिड होता है। तो आप देख लो 1, 4 जो भी है वो 0 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। 0 से लेकर मैंने आपको बताया ना अभी ये एग्जैक्ट 7 नहीं, एग्जैक्ट 7 पे तो सर उदासीन होता है। और 7 से लेकर 14 के बीच में सर क्या होता है, क्षार होता है। तो देखिए 10 और 14 क्या है, 7, और 7 से लेकर 14 के बीच में आते हैं। ठीक है ये चीज़। अब क्या है कि जो अपनी पीएच स्केल है इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ से कुछ आपको फार्मूले बताना चाहता हूँ, है ना। फार्मूले एक्चुअल में क्या हुआ जरा आप देखो, जो अपनी स्केल थी ना, स्केल जैसे कि ये नंबर है ना 0, 7, ठीक है, एंड जो ये अपना नंबर है ये 14 है। तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, ठीक। अब इसमें और नंबर इसको मुझे ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ से एक बात मुझे आपको बतानी है, तो देखो आप ज़रा 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7, अरे ऐसे 7, ठीक। अब मैं इसको और आगे लेकर जाऊँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। हाँ जी, अब देखिए क्या बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, ठीक, 12, 13 एंड ये अपना 14, ठीक, ये चीज़। तो यहाँ से यहाँ तक अब देखिए, दरअसल हम यहाँ से आना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे ना, जैसे 8, 9, 10, तो 10 के बीच में तक यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से 14 तक ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ देखो आप 0 से लेकर 0, है ना, 1, 2, 3 एंड ये अपने 4 तक लगभग, है ना, फिर यहाँ से 5, 6, 7, ठीक। तो फिर अपना ये 5, 6, 7 ऐसे, ये ठीक है। हाँ जी, ये ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ये लेक्चर लंबा हो सकता है, ठीक, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारी बातें जो मुझे आपको बतानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा होता है, ठीक। ये चीज़ 7 तक था, ये ठीक, ऐसे बताते हैं इसको। अब देखिए 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 तक के जो नंबर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सर स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी अगर इस नंबर के बीच में ये नंबर किसी एसिड के लिए आता है तो सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लिख दूँ क्या? तो सर ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए है ना। अगर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है तो सर ये अपना वीक एसिड होता है। क्या होता है सर? अपना वीक एसिड। ठीक। एग्जैक्ट 7 पे तो मुझे पता है ना सर, एग्जैक्ट 7 पे तो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यानी कि 7 से इधर आने पर ना वीक वाला है, अब ऐसे 7 से आगे पढ़ने पर वीक वाला, तो सर अपना ये वीक बेस, बेस बोलो या फिर एल्केली बोलो। अब आगे बढ़े तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ से आपको क्लियर होगा, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वीक एसिड। अगर पीएच की वैल्यू है ना 7 से ऊपर है, पहली बात तो क्लियर है कि 7 से ऊपर होगा तभी बेस होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा। अब 7 से ऊपर है लेकिन कम है वैल्यू तो सर वीक होता है, अगर ग्रेटर है तो सर स्ट्रॉन्ग होता है ना। नॉर्मल हम ये बोलते हैं कि 8, 9, 10 वाले अगर वैल्यू है तो वीक बेस है, और 11, 12, 13, 14 के जो है ये सब सर क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ऐसे ये समझे। तो ये अपनी एक स्केल हो गई। ठीक, ऐसे। तो अब ये वाली कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं जिससे हम पीएच की वैल्यू को निकालते हैं। फिर जो अपने 10th में एक्सपेरिमेंट है ना, उन एक्सपेरिमेंट पे हम आते हैं। ठीक है।